साथियों नमस्कार। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, भारतीय संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित अपन बात कर रहे थे और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है अनुसूचियाँ। देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। सबसे पहले अनुसूचियाँ क्यों जोड़ी गई, जब भाग थे, आर्टिकल थे, तो अनुसूचियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन तमाम बातों को अपन बात करने वाले हैं। साथ ही अपन ये भी जानेंगे कि कौन सी अनुसूची जो है ये कौन से अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इसको भी ध्यान में रखते हुए, और किस प्रकार के प्रश्न जो है अनुसूचियों से संबंधित पूछे जा रहे हैं इनको भी ध्यान में रखते हुए अपन बात करेंगे। देखिए साथियों, अपन बात कर रहे हैं किनकी, अनुसूचियों की। किनकी बात करते हैं, अनुसूचियों की बात करते हैं। अनुसूचियों की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अनुसूचियां है क्या। देखिए साथियों, भारतीय संविधान में आप लोगों को पता है कि भाग उल्लेखित हैं और भाग के साथ में आर्टिकल उल्लेखित हैं। किसका उल्लेख है, भाग है और भाग के साथ में आर्टिकल। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मैं संविधान की बात करूं तो एक पुस्तक मान लीजिएगा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, किताब है, और उस किताब को 22 भागों में बांटा गया। उसको कितने भागों में बांटा गया, 22 भागों में बांटा गया, अर्थात संविधान के भाग कितने हो गए, 22 भाग हो गए, और प्रत्येक भाग में कुछ आर्टिकल लिख लिए गए। जैसे मैं बात करूं कि प्रत्येक जैसे अपन किताब को 22 पैरों में बांटते हैं तो उसमें से जैसे पेज क्रमांक नहीं होता कि पेज क्रमांक 1 से लगाकर 7 तक जो है ये भाग 1 का पार्ट रहेगा, पेज आपके 8 से लगाकर 12 तक जो है ये भाग 2 का रहेगा। उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी भाग को आर्टिकल में बांट दिया गया, अर्थात जब आप भाग 1 की बात करेंगे, कौन से भाग की बात करेंगे, भाग 1 की बात करेंगे, तो इसमें आर्टिकल आपको मिलेंगे 1 से लगाकर 4 तक। वहीं भाग अगर आप 2 की बात करेंगे तो आपको आर्टिकल मिलेंगे 5 से लगाकर 11 तक। वहीं अगर आप भाग 3 की बात करेंगे तो आपको आर्टिकल मिलेंगे इसमें 12 से लगाकर 35 तक। अपन इन भागों के बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा साथियों कि फिर आर्टिकल थे, भाग थे, फिर अनुसूचियों की आवश्यकता क्या पड़ी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अनुसूचियां क्यों जोड़ी गई। देखिए साथियों, किसी भी किताब में जो बात जो है भाग या आर्टिकल में नहीं लिखी जाती हैं, उसको आप लोगों ने देखा होगा किसी किताब के पीछे जो हैं, पीछे के कुछ पेज होते हैं, जो बातें बार बार किताब में रिपीट हो रही, जैसे कोई चारणी से संबंधित हो गई या किसी कोई इंडेक्स हो गई, इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो बैक साइड में जोड़ी जाती हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान में कुछ इस प्रकार की बातें जो आपके इस भाग और आर्टिकल में नहीं थी, इसको अलग से शेड्यूल में जोड़ा गया, उसको क्या बोलते हैं अपन, अनुसूचियों के नाम से जानते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली बात तो अनुसूचियां क्या है, अनुसूचियों का मतलब है जिन बातों का उल्लेख संविधान के किसी भाग या आर्टिकल में नहीं किया गया है उनको अलग से अनुसूचियों में जोड़ने का जो काम किया गया है, इसी कारण से अनुसूचियों की अलग से क्या पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है। साथियों, मैं मूल संविधान की बात करूं, और मूल संविधान का मतलब होता है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और मैं वर्तमान की बात करूं, यानी वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा कि मूल संविधान में कितनी थी, तो आपको ध्यान में रखना है 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। कौन सी अनुसूची में किसका उल्लेख है, इसके बारे में अपन एक एक अनुसूची के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और मूल संविधान का मतलब क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। और वर्तमान की बात करूं यानी 2021 में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं। इसका मतलब अनुसूची 9, 10, 11 और 12 जो हैं ये बाद में जोड़ी गई। अपन ये भी जानेंगे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। किसके बारे में बात करें साथियों, प्रथम अनुसूची। कौन सी अनुसूची के बारे में बात करेंगे, प्रथम अनुसूची। देखिए, किसी अपन जो 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे, प्रत्येक अनुसूची में कुछ बात उल्लेखित है। मैं बात करूं सबसे पहले प्रथम अनुसूची की, तो प्रथम अनुसूची का उल्लेख है जिसमें है कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, इसका प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में कर रखा है, प्रथम अनुसूची में कर रखा है। साथियों, कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने आपके पहले से पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रखा है, उनके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर भाग 1 में भी भारत का राज्य क्षेत्र का प्रावधान है, और भाग 1 का जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल भाग 1 के आप अनुच्छेद 1 जब पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है और राज्यों का संघ होगा।
क्या लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत है और ये क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ये बात जो है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। यानी भारत के परिचय की बात जो है ये आर्टिकल 1 में उल्लेखित है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, फिर सारी बात जो आर्टिकल 1 में लिख ली गई है तो फिर शेड्यूल की क्या आवश्यकता पड़ी, अनुसूची में क्या प्रावधान है। देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया जो कि भारत है और ये क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और शेड्यूल 1 में लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र। अब राज्यों के संघ का मतलब है कि इसमें जो है राज्य भी होंगे और साथ में इसमें कौन होंगे, संघ शासित प्रदेश भी होंगे, अर्थात यूनियन टेरिटरी भी होंगे। इसका प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 1 में किया गया है। और अनुसूची 1 में इसका प्रावधान है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान में रखिएगा साथियों, अलग अलग है। यहां पर तो केवल क्या लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं। अगर ये आपको देखना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको अनुसूची 1 पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूं कि वर्तमान में भारत में आपके 8 तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या है, राज्य हैं। 28 क्या है, राज्य हैं। भारत के परिचय की बात आर्टिकल 1 में की गई है, लेकिन कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, नया कोई राज्य बना है, नया कोई केंद्र शासित प्रदेश बना है या 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है तो निश्चित तौर पर अगर आपको ये जानना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अनुसूची 1 पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जब भी नए राज्य का गठन होगा, भारत में जब भी किसी राज्य का विभाजन होकर नए राज्य का गठन होगा या फिर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जाएगा तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा, वो कौन सी में होगा, अनुसूची 1 में होगा। क्योंकि अनुसूची 1 में उल्लेख है कि भारत का राज्य क्षेत्र अर्थात भारत के जितने भी राज्य होंगे और साथ में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे उन सब के नाम और उनकी राजधानियों का नाम का प्रावधान जो है ये आपके अनुसूची 1 में किया गया है। तो देखिएगा साथियों, अनुसूची 1 में आपको क्या ध्यान में रखना है, अनुसूची 1 में आपको ध्यान में रखना है कि भारत के सभी राज्यों के नाम एवं इनकी राजधानियों का नाम, भारत के सभी राज्यों का नाम एवं इनकी राजधानियों का नाम, और दूसरा भारत के संघ शासित प्रदेशों का नाम। कौन सा, संघ शासित प्रदेशों का नाम और इन संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, प्रथम अनुसूची में किया गया है। साथियों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहां से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां से प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाएगा कि पहले तो आपको ध्यान में रखना कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य हुआ करता था और जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन कर दिया, अर्थात जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहला कौन सा, जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा, लद्दाख। दूसरा कौन सा, लद्दाख। यानी 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, अर्थात पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी और नए केंद्र शासित प्रदेश 2 बनने के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 9 हो गए। तो जब ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए तो इसका परिवर्तन भारतीय संविधान में कहां पर हुआ, तो वो आपके अनुसूची 1 में हुआ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, जैसे आपके हाल ही में यानी 2020 की मैं बात करूं तो 2019 में भी लाया गया था, 2020 में जो है आपके दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे इनको भी एक मिला दिया गया, अर्थात वर्तमान में जो हैं 28 राज्य रह गए और केंद्र शासित प्रदेश जो 9 थे इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई, 8 हो गई। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो जब कभी भारत में नए राज्य का निर्माण होगा या फिर यूं कहें नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होगा या फिर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जाएगा तो या फिर 2 केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिलाया जाएगा, वो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, वो आपके शेड्यूल फर्स्ट में होगा, अनुसूची 1 में होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आर्टिकल 1 में तो भारत के परिचय की बात की गई है कि अगर आपके भारत के परिचय की बात का मतलब भारत का नाम क्या होगा,
भारत और इंडिया होगा, जो कि राज्यों का संघ होगा, और संघ के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया? यूनियन शब्द काम में लिया गया। अब कहा गया आप भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल हैं, ये अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा? शेड्यूल फर्स्ट को जानना होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से अनुसूची फर्स्ट जो है ये आपके क्लियर हो चुकी है, यानी भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रावधान है और इनकी राजधानियों का नाम है। जैसे मैं बात करूं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और मान लेते हैं एक और राज्य का गठन हो जाए और राज्यों की संख्या अगर 29 हो जाए तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1 में होगा। जबकि आर्टिकल 1 में क्या है कि राज्यों का संघ होगा, अर्थात संघ किस प्रकार का होगा? केंद्र प्रभावी होंगे, राज्य प्रभावी होंगे। आर्टिकल 2-3 में लिखा गया है कि भारत में अर्जी क्षेत्र के संबंध में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि राज्यों का जो गठन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, लेकिन परिवर्तन साथ ही कौन सी अनुसूची में होगा? वो आपके अनुसूची फर्स्ट में होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों अनुसूची 2 के बारे में। किसके बारे में बात करें? अनुसूची नंबर 2। दूसरी अनुसूची में साथियों वेतन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख? वेतन का उल्लेख। किन के वेतन का उल्लेख? भारत के जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, भारत के जो भी क्या है संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनके वेतन का जो प्रावधान है, इनके वेतन का जो प्रावधान है ये कहाँ किया गया है? अनुसूची 2 में किया गया है। भाई भारत के जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे मैं बात करूं किनकी? राष्ट्रपति की। जैसे मैं किनकी बात करूं? राष्ट्रपति की। जैसे मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की। जैसे मैं बात करूं राज्यपाल की, या मैं बात करूं लोकसभा के अध्यक्ष की, या अपन यूं कहें राज्यसभा के सभापति की, या अपन यूं कहें विधानसभा के अध्यक्ष की, या फिर विधान परिषद के सभापति की, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और साथ ही सीएजी अर्थात नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, ये सारे के सारे क्या हैं? संवैधानिक पदाधिकारी हैं। तो क्या इन सब की वेतन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है? इस बात को यहां से एक अच्छा क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर 2-3 तथ्य हैं, वो आपको ध्यान में अगर स्पष्ट रूप से हो गए तो आपकी जो शेड्यूल सेकंड है वो स्पष्ट क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो आपको ध्यान में ये रखनी है, पहली बात तो आपको ध्यान में कौन सी रखनी है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई वेतन नहीं मिलता है। अर्थात भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है और न ही उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान जो है ये द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो पहली बात तो आपको कौन सी ध्यान में रखनी है कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या उपराष्ट्रपति फिर बिना वेतन ही कार्य करता है? भाई जो भारत का उपराष्ट्रपति बनता है उसको आपने कहा कि किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है, तो फिर वो बिना वेतन ही कार्य करेगा? ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति साथियों राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। अर्थात जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा वो वेतन भी किसके रूप में मिलेगा? तो ध्यान में रखिएगा, उपराष्ट्रपति को जो वेतन है ये भी किन के रूप में मिलेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन का कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन दे देंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर आपके लोकसभा का अध्यक्ष। तो ध्यान में रखिएगा, उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई प्रावधान नहीं है और न ही उपराष्ट्रपति को किसी प्रकार का वेतन मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के नाम से भारत में कोई कार्य है ही नहीं। जब उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं है तो उनको वेतन किस बात का दिया जाए? उपराष्ट्रपति किस रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो उनको वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा साथियों कि कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अरे भाई, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो हाथों हाथ तो नया राष्ट्रपति बनेगा नहीं, उसमें समय लगेगा। ठीक है, उस समय जो उपराष्ट्रपति हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा।
तो जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको उस समय वेतन राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। अगर उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। अगर भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उनको वेतन भी आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अर्थात राष्ट्रपति के रूप में उनको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब जो उपराष्ट्रपति होगा ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो फिर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? क्या भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का भी कोई प्रावधान है? दूसरी बात आपको क्लियर करनी है, भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में क्या होगा, एक उपसभापति होगा। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन कौन करेगा? ये उपसभापति करेगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे आपको बता सकता हूं, ये जो भारत का उपराष्ट्रपति है, समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। भाई उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई कार्य नहीं है, अर्थात उनको किसी प्रकार का वेतन भी नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति का काम क्या है? उपराष्ट्रपति का काम है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। किसके रूप में कार्य करना? राज्यसभा के सभापति के रूप में। और राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या कार्य करता है? राज्यसभा की कार्रवाइयों का क्या करता है? संचालन करता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि जब कभी भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, जब कभी भारत के राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो ये जो उपराष्ट्रपति होगा ये किसके रूप में कार्य करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। किसके रूप में कार्य करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेगा। तो यहां पर फिर सभापति के रूप में काम कौन करेगा? तो यहां पर साथियों एक और पद होता है जिसको बोलते हैं अपन राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का क्या? उपसभापति। और ये राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ये राज्यसभा का सदस्य ही होता है। कौन होता है? राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक वरिष्ठ जो मेंबर होता है उसको राज्यसभा का क्या बनाते हैं? उपसभापति बनाते हैं। मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाम पर वेतन क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम भारत में है ही नहीं। दो काम करता है, अगर सभापति के रूप में कार्य करेगा तो वेतन सभापति के रूप में मिलेगा, और अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वेतन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न किस प्रकार का है, भाषा क्या है प्रश्न की, वो आपको बहुत मायने रखनी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उनको वेतन प्राप्त होगा। ऑप्शन ए राज्यसभा के सभापति के रूप में, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के रूप में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के रूप में, और ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों में से जो राष्ट्रपति या जो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा वो। तो ध्यान में रखना साथियों, इसमें जो कार्य करेगा उसी का वेतन मिलेगा, बस उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई वेतन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। यानी कुल मिलाकर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनके वेतन का उल्लेख सेकंड शेड्यूल में नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कौन सा? उपराष्ट्रपति। और क्यों नहीं है इसके पीछे कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बात सेकंड शेड्यूल से आपको और ध्यान में रखनी है साथियों, और वो क्या है? वो आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को, किनको? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को जो है वेतन की जगह, वेतन के स्थान पर क्या प्रदान की जाती हैं? परिलब्धियां प्रदान की जाती हैं। यानी वेतन के स्थान पर संविधान में जो शब्द काम में लिया गया है वो शब्द कौन सा काम में लिया गया है? परिलब्धियां शब्द काम में लिया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके लिए संविधान में परिलब्धियों का प्रावधान किया गया है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? तो ध्यान में रखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल को वेतन के स्थान पर क्या प्रदान किया जाता है? परिलब्धियां प्रदान की जाती हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो सेकंड शेड्यूल में किसका प्रावधान है? सेकंड शेड्यूल में साथियों वेतन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? वेतन का प्रावधान है। किन की वेतन का प्रावधान है? संवैधानिक पदाधिकारियों। कौन से संवैधानिक पदाधिकारी को कितना वेतन मिलेगा, इनके लिए आपको अलग अलग संविधान के आर्टिकल देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
भाई संवैधानिक पदाधिकारी जो भी हैं उनके लिए अलग अलग आर्टिकल हैं। जैसे राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति आपको आर्टिकल 52 से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आर्टिकल 63 से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको राज्यसभा पढ़ना है तो आर्टिकल 80 से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लोकसभा पढ़ना है तो आर्टिकल 81 पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको विधानसभा पढ़ना है तो फिर आपको आर्टिकल 168, 69, 60, 171 वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है तो 124 पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको हाई कोर्ट पढ़ना है तो 214 पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको सीएजी पढ़ना है तो आपको आर्टिकल 148 पढ़ना पड़ेगा। अब इनके वेतन से संबंधित एक ही शेड्यूल, एक ही बात जो वेतन से संबंधित है उसको एक अलग ही अनुसूची बनाकर डाल दिया। बोलो अनुसूचियों में किसका प्रावधान है? जो बातें आपके अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं की, वेतन से संबंधित सारी बातें एक साथ डाल दी गई, वो क्या बन गई? एक सेकंड शेड्यूल। बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। किसके बारे में बात करें? तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची देखिएगा साथियों, तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है। संवैधानिक पदाधिकारियों की किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान जो है वो कौन सी शेड्यूल में किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है तो आप कहेंगे शपथ का प्रावधान है। भारतीय संविधान में साथियों किन किन की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यह ध्यान में रखना है कि किसका प्रावधान किया गया है? शपथ का। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखना है वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ध्यान में रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये तीन ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनकी शपथ का प्रावधान, इनकी शपथ का प्रावधान जो है ये तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इनकी शपथ का प्रावधान साथियों तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। किन किन की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है? तो न तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है, न ही उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है और न ही राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। फिर आप कहेंगे इन संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनकी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेखित है? तो ध्यान में रखिएगा, मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 60। उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 69 और राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 159। अर्थात इनका अलग से अनुच्छेद में शपथ का प्रावधान किया गया है, इसीलिए इनका शपथ से संबंधित जो प्रावधान है ये तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात क्लियर हो गई, शपथ का प्रावधान है। दूसरी बात क्लियर हो गई, किन किन की शपथ का प्रावधान नहीं है? तो आपने कहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। फिर आपने कहा कि इनकी शपथ का प्रावधान कहां पर है? मैंने कहा इनकी शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ पूछे तो, आर्टिकल 69 में आपके उपराष्ट्रपति की शपथ पूछे तो, और राज्यपाल की शपथ जो है आर्टिकल 159 में। साथियों भारत में शपथ के भी बहुत प्रकार है। जैसे कोई संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो शपथ लेता है संविधान की रक्षा की, कुछ संवैधानिक पदाधिकारी हैं जो शपथ लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा की, और कोई ऐसे हैं जो शपथ लेते हैं पद एवं गोपनीयता की। यहां से भी आपके लिए एक अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं और कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, मैं सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो हैं ये किन की शपथ लेता है? राष्ट्रपति जो हैं ये संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा की शपथ। आगे जब अपन राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे तो इनकी शपथ को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार जो है ये संविधान के परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करने की बात करते हैं। दूसरा आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति साथियों संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं,
संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा मैंने लिखा राज्यपाल, और राज्यपाल भी किसकी शपथ लेते हैं? तो राज्यपाल भी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? रक्षा की। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं और उपराष्ट्रपति संविधान की प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। एक और शपथ होती है साथियों, जिसको अपन बोलते हैं पद एवं गोपनीयता की शपथ। किसकी शपथ? पद एवं गोपनीयता की शपथ। बाकी के जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे मैं बात करूं मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सीएजी हैं, ये सारी किन की शपथ लेंगे? वो लेंगे पद एवं गोपनीयता की। अब भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किन किन की शपथ का प्रावधान है वो भी जान लेते हैं। देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान की तीसरी जो अनुसूची है, इनमें किन किन की शपथ का उल्लेख है देखिएगा। सबसे पहले हैं आपके किन की? सबसे पहले ध्यान में रखना है संसद एवं विधानमंडल के उम्मीदवार की शपथ। संसद एवं विधानमंडल के उम्मीदवार की शपथ का प्रारूप। संसद एवं विधानमंडल के उम्मीदवार की शपथ का क्या मतलब हुआ? तो इसको ध्यान में रखना है कि जो कोई एमपी या एमएलए का चुनाव लड़ेगा, उससे पहले जब वो नामांकन फॉर्म भरवाने जाता है तो उनको पीठासीन अधिकारी के द्वारा किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, तो उसकी शपथ का प्रावधान भी भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। देखिएगा साथियों, जब कई बार अपन नामांकन फॉर्म भरवाने के लिए साथ में जाते हैं तो वहां पर जो पीठासीन अधिकारी होता है वो शपथ दिलाता है कि चुनाव में किसी भी प्रकार के धन बल, बाहुबल का प्रयोग नहीं करूंगा, चुनाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगूंगा, जो चुनाव आयोग ने जो आचार संहिता बना रखी है उनका मैं बिल्कुल ही क्या करूंगा? पालन करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखनी है कौन सी शपथ? उम्मीदवार की शपथ। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर कोई मंत्री है और वो संसद का सदस्य है तो तीसरी अनुसूची के अनुसार उसे कितनी बार शपथ लेनी होगी? तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले अपने बात की उम्मीदवार की शपथ। और यहां पर जो है संसद का और विधानमंडल का क्या मतलब हुआ कि यहां लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और यहां पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। अब इसके बाद में चुनाव होंगे और चुनाव में अगर कोई सदस्य जीत जाता है तो ध्यान में रखिएगा दूसरी जो शपथ होगी वो होगी संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। भाई कोई एमपी और एमएलए जीत जाता है तो एमपी और एमएलए जीतने के बाद में जब वो विधानसभा और लोकसभा हाउस में जाता है तो वहां पर जो है वहां पर उनको अलग शपथ दिलाई जाती है। वो किसकी शपथ थी? पहली उम्मीदवार की शपथ थी, दूसरी पद की शपथ थी। फिर मंत्री की बात आती है क्योंकि संसद और विधानमंडल के सदस्य क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में संसद के सदस्य शामिल होते हैं और राज्य मंत्री परिषद में आपके विधानमंडल के सदस्य शामिल होते हैं। तो फिर जब वो तीसरी शपथ किसके रूप में लेते हैं? मंत्री के रूप में। किसके रूप में लेते हैं? मंत्री के रूप में। अर्थात एक कोई उम्मीदवार है और वो अगर मंत्री बना है तो उसे कुल कितनी शपथ लेनी होगी? 3 प्रकार की शपथ लेनी होगी। पहली उम्मीदवार की शपथ, दूसरी संसद और विधानमंडल के सदस्य चुनाव जीतने के बाद जब वो हाउस में जाता है वहां पर उनकी शपथ होती है, और तीसरी जो अगर मंत्री बना है तो मंत्री पद के लिए अलग से शपथ होगी। और कितने प्रकार की शपथ हो गई? 3 प्रकार की। इनके शपथ का जो प्रारूप है ये प्रारूप भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया। इनके अलावा किन की शपथ का प्रावधान है? तो इनके अलावा आपको ध्यान में रखना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। किन की शपथ? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। और नंबर 5 पे आपको ध्यान में रखना है उच्च न्यायालय, जिसको अपन बोलते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। और एक शपथ और आपको ध्यान में रखनी है और वो है सीएजी, जिसको अपन बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की शपथ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का जो प्रावधान है ये भी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले अनुसूची 3 के बारे में अपने जाना कि शपथ का प्रावधान है। किन की शपथ का प्रावधान नहीं है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। फिर कौन कौन किन किन की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है? इनकी शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। लेकिन साथियों, हाल ही के कई पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं जिनकी शपथ होती नहीं है? वो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनका संविधान में उल्लेख भी है, लेकिन उनकी शपथ नहीं होती है। ऐसे कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं? यहां से भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको वो ये भी ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ नहीं होती है। संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ नहीं होती है। शपथ नहीं होती है। वो कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनका भी जानना आपके लिए क्या है? बेहद जरूरी है। क्योंकि जो चीज पढ़े पूरी कंसेप्ट के साथ, वहां पर किस प्रकार का प्रश्न और किस लेवल तक का प्रश्न पूछा जाए ताकि अपना प्रश्न गलत नहीं हो, बस यही पढ़ना और पढ़ने का क्या होना चाहिए? एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे भारत में कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रावधान ही नहीं है संविधान में और न ही उनकी कोई शपथ होती है? तो वो जानिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, न तो लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ और न ही लोकसभा के उपाध्यक्ष की कोई शपथ होती है। दूसरी आपको ध्यान में रखनी है राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा के उपसभापति। यानी न तो राज्यसभा के सभापति की शपथ होती है और न ही राज्यसभा के उपसभापति की शपथ होती है। अब आपके मन में प्रश्न आई गया होगा कि फिर उपराष्ट्रपति हैं, यही तो राज्यसभा का सभापति होता है, आप बोल रहे हैं कि इनकी शपथ नहीं होती है। साथियों, वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, राज्यसभा के सभापति की उनकी कोई शपथ नहीं होती है। बस यही बात समझने वाली थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वेतन तो किन के रूप में मिलेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में, लेकिन उनको शपथ किन के रूप में हो रही है? शपथ आपके हो रही है किन के रूप में? उपराष्ट्रपति के रूप में। इनको ध्यान में रखिएगा। और किन की शपथ नहीं होती है? तो ध्यान में रखिएगा नंबर 3 पे विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की भी कोई शपथ नहीं होती है। और नंबर 4 पे आपको ध्यान में रखना है कि विधान परिषद है अगर किसी राज्य में, अगर किसी राज्य में क्या है? विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति की भी कोई शपथ नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरी जो अनुसूची थी उनमें तमाम जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते थे, बिल्कुल डिटेल में अपने इसका डिस्कस किया कि इसमें शपथ का प्रावधान है। किन की शपथ का प्रावधान है? तो संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। तो फिर तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का प्रावधान किया गया है और इनकी शपथ का प्रावधान कहाँ है? तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 69 में है और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 159 में है। किन की शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, राज्यपाल भी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। और बाकी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो एमपी हैं, एमएलए हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वो पद एवं गोपनीयता की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। फिर अपने ये जाना कि तीसरी अनुसूची में किन किन की शपथ का प्रावधान है। तो तीसरी अनुसूची में सबसे पहले संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, उम्मीदवार की शपथ। उसके बाद में जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो वहां पर जो है ये उनके मेंबर की शपथ। उम्मीदवार की शपथ कौन दिलाता है? तो जो नामांकन फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पर जो पीठासीन अधिकारी होता है वही उम्मीदवार की क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। फिर चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद जब सदन में जाते हैं तो वहां पर जो विधानसभा का अध्यक्ष, हालांकि कहा तो ये गया है कि शपथ दिलाने की ड्यूटी जो है केंद्र में राष्ट्रपति की होगी और राज्य में किन की होगी? राज्यपाल की होगी।
लेकिन आपने सुना होगा साथियों कि राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है और राज्य में भी राज्यपाल के द्वारा एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और उस प्रोटेम स्पीकर का काम ही होता है कि विधानमंडल और संसद के सदस्यों को क्या दिलाना, शपथ दिलाना। इसके बाद हमने कहा कि मंत्री की शपथ, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ दिलाने का काम किनका होता है, ये राज्यपाल का होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाने का काम भी किनका होता है, वो भी आपके राष्ट्रपति का होगा। फिर अपने ये जाना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ और सीएजी की शपथ का प्रावधान भी आपके शेड्यूल 3 में किया गया है। फिर किन की शपथ होती नहीं है, ये नए प्रकार का प्रश्न है, अभी तक किसी भी प्रकार के एग्जाम में मेरे हिसाब से नहीं पूछा गया। अगर इस लेवल का प्रश्न पूछ लिया गया कि ऐसे कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ ही होती नहीं है और संविधान में उनका प्रावधान है, तो कौन कौन सा ध्यान में रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इनकी कोई शपथ नहीं होती है। ये सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। जैसे विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा का मेंबर ही बनेगा तो उनकी शपथ लेगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं ये आपके लोकसभा मेंबर की शपथ लेंगे। राज्यसभा में ये सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में लेगा और ये राज्यसभा के जो मेंबर है उनके रूप में शपथ लेगा। और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। यानी अध्यक्ष और सभापति की कोई शपथ नहीं होती है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं शेड्यूल 4 के बारे में, यानी अनुसूची 4 के बारे में। किसके बारे में बात करें, अनुसूची नंबर 4। देखिए साथियों, अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। राज्यसभा के सीटों का क्या किया गया है, आवंटन किया गया। देखिए साथियों, 2 सदन है, एक तो लोकसभा और दूसरी कौन सी, राज्यसभा। राज्यसभा की वर्तमान की बात करूं तो राज्यसभा में वर्तमान में जो है आपके वर्तमान में कितनी सदस्यीय संख्या है, तो वर्तमान में 245 मेंबर है। इन 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। बाकी कितने बच गए, 233 सदस्य बच गए और ये 233 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। 233 मेंबर क्या होंगे, आपके निर्वाचित होंगे। कौन से राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें आवंटित होगी, इसका प्रावधान भारतीय संविधान की आपके 4th जो शेड्यूल है, 4थी जो अनुसूची है, इसमें उल्लेखित किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसका आधार क्या रहेगा, यानी कौन से राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें मिलेगी। इनका कुछ तो आधार बनाया गया होगा कि जम्मू कश्मीर को इतनी मिलेगी, राजस्थान को इतनी मिलेगी, उत्तर प्रदेश को इतनी मिलेगी, आपके एमपी को इतनी मिलेगी, गुजरात को इतनी मिलेगी। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, इनका जो आधार है, ध्यान में रखिएगा साथियों, आधार क्या है, जनसंख्या। यानी जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी, राज्यसभा की सीटें ही उस राज्य में अधिक होगी। यानी मैं बात करूं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, कौन से राज्य की बात करूं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, अर्थात राज्यसभा की सीटें भी यहां पर अधिक हैं, सर्वाधिक हैं, अर्थात 31 सीटें अकेले कौन से राज्य से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से। वहीं मैं बात करूं किनकी, राजस्थान की, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 10। साथ में आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 11 है। आपको ध्यान में रखना है गुजरात की, तो गुजरात की कितनी है, 11 है। हालांकि अपन जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो एक एक राज्य के बारे में वहां पर डिटेल से और जानेंगे कि राज्यसभा की सीटें जो हैं कौन से राज्य में को कितनी मिली हैं। यहां से भी अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1-2 राज्य और आपको ध्यान में रख सकते हैं, जैसे पंजाब की बात करूं तो पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, और हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। लेकिन किसके आधार पर आवंटित की गई, तो उसका आधार क्या है, जनसंख्या है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य में राज्यसभा की सीटें ही अधिक होगी। यानी कुल मिलाकर नंबर 4 जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, और राज्यसभा की सीटों के आवंटन का आधार क्या है, जनसंख्या है। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, लेकिन अधिकतम 250 हो सकती है। 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और बाकी जो 233 मेंबर हैं इनको विधानसभा के सदस्य यानी संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य इनको निर्वाचित करते हैं। यानी मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं और 31 की सीटों में जो चुनाव होंगे इनमें भाग लेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जब अपन राज्यसभा पढ़ेंगे उस समय सारी प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि राज्यसभा की स्थायी सदन है, राज्यसभा में किस प्रकार जो है इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है और राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है ताकि वो स्थायी सदन के रूप में कार्य कर सके। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा सकता है और वो ये है कि भारत के किसी राज्य का विभाजन हुआ और एक नए राज्य का निर्माण हुआ तो भारतीय संविधान की कौन कौन सी अनुसूचियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा या कौन कौन सी अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन ठीक से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत में किसी राज्य का विभाजन हुआ, जैसे मैं मान लूं कि अभी आंध्र प्रदेश का विभाजन किया था 2014 में, एक नया राज्य बना था तेलंगाना। अब जब तेलंगाना नया राज्य बना तो इसका प्रावधान जो है इससे संबंधित जो अमेंडमेंट है भारतीय संविधान की कौन कौन सी अनुसूचियों में किया गया। एक तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, मैंने कहा जब भी कोई नया राज्य बनेगा, जब भी कोई किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, तो एक तो आपके शेड्यूल फर्स्ट में परिवर्तन होगा, साथ में अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होगा। और आपके मन में आ रहा होगा कि फिर अनुसूची 4 में क्यों परिवर्तन होगा। जैसे मैं बात करूं किसी राज्य में पहले राज्यसभा की मान लो 12 सीटें थी, अब इस राज्य का विभाजन हुआ तो ये तय हुआ कि 7 सीटें तो इस वाले राज्य को मिली और 5 सीटें इस वाले राज्य को मिली। यानी राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है इसका आधार जनसंख्या है। तो राज्यसभा की सीटों में जब नया राज्य बना तो सीटों भी क्या हुई, अलग अलग हुई। तो ध्यान में रखिएगा जब कोई नया राज्य बनता है तो एक तो अनुसूची 1 और एक अनुसूची 4 अर्थात दोनों अनुसूचियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से भी अच्छा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तीसरा आपको यह ध्यान में रखना है कि राज्यसभा एकमात्र सदन है जिसमें आरक्षित सीटों का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षित सीटों का क्या मतलब हुआ कि इसमें राजनीतिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात जो सीटें जिस राज्य को आवंटित हुई हैं। जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश को राज्यसभा की 31 सीटें आवंटित हुई हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किसी प्रकार की कोई आरक्षित सीट नहीं है। 31 सीटों पर कोई भी उम्मीदवार कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो राज्यसभा ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में तो क्षेत्र फिक्स होते हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में किसी प्रकार का कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। ये संपूर्ण राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात इसे पहले राज्य परिषद के नाम से भी जाना जाता था, जिसको बाद में नाम परिवर्तन करके राज्यसभा किया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अनुसूची 4 में किसका प्रावधान है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। किन के आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछे कौन से राज्यों को कितनी मिलेगी, तो जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य में राज्यसभा की सीटें भी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब नए राज्य का गठन होगा तो कौन कौन सी अनुसूचियां इससे प्रभावित होगी, तो एक तो अनुसूची फर्स्ट होगी और साथ में अनुसूची 4th भी क्या होगी, प्रभावित होगी, क्योंकि 4th में भी जो राज्यसभा की सीटें जो हैं ये आ रही हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक और नया प्रश्न जो है ये अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है कि क्या संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान है कि नहीं है। मैं यूं कहूं आपसे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं क्या वहां पर राज्यसभा की सीटें है कि नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान में रखना जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, इसको आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें भी होगी, राज्यसभा की सीटें भी होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी वे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा का प्रावधान है, जैसे मैं बात करूं किनकी, दिल्ली की, जैसे मैं बात करूं किनकी,
पुदुचेरी की। और जैसे मैं अभी नया जो गठित हुआ किसकी बात करूं, जम्मू कश्मीर, यानी 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं साथियों जहां पर क्या है, विधानसभा है। तो जब किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी तो वहां पर जो है राज्यसभा की सीटें भी आवंटित होगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कथन कारण वाला पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उपरोक्त में से एक कौन सा कथन असत्य है, और जिसमें यह हो सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान नहीं है और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। ये कथन बिल्कुल ही क्या है साथियों, गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उन केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में भी राज्यसभा की सीटें भी क्या की गई हैं, आवंटित की गई हैं। क्योंकि ऐसा प्रावधान इसलिए है क्योंकि राज्यसभा की सीटों के चुनाव जो होते हैं उसके चुनाव में भाग कौन लेते हैं, विधानसभा के सदस्य। बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जब विधानसभा ही नहीं है तो फिर राज्यसभा का होना संभव नहीं है, क्योंकि विधानसभा नहीं है अर्थात राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे उसमें भाग कौन लेगा, क्योंकि भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के इलेक्शन में संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूंगा आपके 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में। कौन कौन सी, अनुसूची नंबर 5वीं और साथ ही मैं बात करूंगा कौन सी अनुसूची की, 6ठी की। दोनों को साथ में ही ध्यान में रखना है आपके, कौन कौन सी 5वीं और 6ठी। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना है कि अनुसूची नंबर 5 और 6 में किसका प्रावधान है। तो अनुसूची नंबर 5 और 6 में साथियों आपके अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है। यानी किसका प्रावधान है, अनुसूची 5 में भी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान है। और अनुसूचित 6 में भी किनका प्रावधान है, अनुसूचित क्षेत्रों का। आपके मन में आ रहा होगा कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं। साथियों अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है समाज के वे पिछड़े लोग या वे जनजाति या आदिवासी समुदाय के लोग जो आज भी समाज की मुख्य धारा में नहीं है। यानी मैं बात करूं भारत की तो भारत की कुल 8% आबादी जो है आज भी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं। 8% जो जनसंख्या है वो आपके अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं, अर्थात उनकी मुख्य धारा में अभी तक वो नहीं है। न तो उनका रहन सहन अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा वेशभूषा, यानी वो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाए, क्योंकि साथियों जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हो रहा था, तो यहां पर इन अनुसूचित जनजातियों का नेतृत्व कर रहे थे कौन, जयपाल सिंह। कौन कर रहे थे, मैंने जब आपको संविधान सभा पढ़ाई होगी तो उस समय मैंने इस बात का जिक्र भी किया होगा। मैंने कहा जयपाल सिंह जो है ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का क्या कर रहे थे, इनका क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो जयपाल सिंह ने ये मांग की संविधान सभा के सामने और कहा कि हमारे जो समाज के लोग हैं अर्थात जो आदिवासी और पिछड़े लोग हैं, जो आपके बिल्कुल ही आदिवासी है, मतलब बिल्कुल ही समाज की मुख्य धारा के बारे में समझते नहीं है, वो एकदम जंगलों में रहते हैं और उनको क्या हो रहा है देश में उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किए जाए। अब उससे संबंधित विशेष प्रावधान का क्या मतलब हुआ कि वो जो जहां जंगल में रह रहे हैं उनका संरक्षण किस प्रकार हो, या फिर यहाँ वहां उनकी जल से संबंधित या उनकी जो जमीन से संबंधित बातें हैं, पहली बात तो इनके संदर्भ में बात हो। दूसरी बात कही कि संसद एवं विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो बाकी सामान्य जनता पर लागू होता है वैसा उन पर लागू नहीं होना चाहिए, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। और ये बात जो है भारतीय संविधान में 2 अनुसूचियां जोड़ी गई, 5वीं और 6ठी। फिर आपके मन में आ रहा होगा फिर एक में ही लिख लेते हैं 5वीं और 6ठी 2 अलग अलग क्यों। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का प्रावधान किया गया है। ये 4 राज्य कौन कौन से ध्यान में रखना, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। कौन कौन से 4 राज्य हैं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का प्रावधान भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में नहीं है। तो 4 राज्य ध्यान में रखना है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा स्तरीय पूछा गया तो 4 राज्यों का क्रम दे देंगे और कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रावधान छठी अनुसूची में नहीं है, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। बी ऑप्शन दे देंगे, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। यानी इसको ध्यान में रखना, 4 राज्य कौन कौन से हैं। यानी पहला आपके असम है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा मेघालय है और चौथा कौन सा है, आपके त्रिपुरा है। इन 4 राज्यों के लिए अलग से प्रावधान की क्या आवश्यकता पड़ी, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर आबादी का लगभग जो है 50% से अधिक जो है ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। यानी यहां पर आदिवासियों की संख्या अधिक है, तो इनके लिए तो विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। लेकिन साथ ही भारत के वे राज्य जहां पर अनुसूचित जो जनजाति हैं उनकी संख्या कम है, उनके लिए अलग प्रावधान और बाकी इन 4 स्टेट के लिए अलग प्रावधान। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान की कौन कौन सी अनुसूचियों में किया गया है। तो 2 अनुसूचियां ध्यान में रखनी है, अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि 4 राज्य कौन कौन से, तो ध्यान में रखना है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। और मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इनका अलग से प्रावधान क्यों किया गया, क्योंकि इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो क्या है अधिक है, इसके लिए इनमें अलग प्रावधान किया गया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत के महत्वपूर्ण है, भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित जो है किनके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किनके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। जैसे किसी भी राज्य में कोई ऐसा क्षेत्र है जो आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है, जहां पर जनजातियां निवास करती हैं, उनको अगर अनुसूचित क्षेत्रों में जोड़ना है तो ये किनके द्वारा जोड़ा जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा जोड़ा जाएगा। लेकिन इसकी अनुशंसा कौन करेगा, तो ये राज्य के अनुशंसा पर, और राज्य में भी राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर, राज्यपाल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि इन अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित बनने वाले किसी भी कानून, चाहे वो कानून संसद ने बनाया है या फिर वो कानून राज्य की विधानमंडल ने बनाया है, ऐसा कानून जो इन अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित होगा उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि ऐसे कानून में वो क्या करे, संशोधन करने की सिफारिश भी कर सके। क्योंकि ये केंद्र सीधे जो क्षेत्र हैं ये किनके नियंत्रण में आते हैं, आपके राष्ट्रपति के नियंत्रण में आते हैं। अर्थात दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, इन अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित बनाए गए किसी भी प्रकार के कानून के संदर्भ में राष्ट्रपति जो हैं, कौन भाई, राष्ट्रपति जो हैं राज्यपाल के माध्यम से क्या करवा सकता है, संशोधन। अगर विधानमंडल ने बनाया है तो राज्यपाल, और अगर संसद ने बनाया है तो राष्ट्रपति जो हैं इसमें संशोधन की बात कह सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित हैं। जैसे अलग अलग राज्यों के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो इस 5वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, लेकिन छठी में मात्र 4 राज्य हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रत्येक राज्य से संबंधित वो क्षेत्र जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, जो जंगलों में निवास करने वाली जातियों से संबंधित हैं, जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए और उनकी किसकी सुरक्षा करने के लिए, तो अनुसूचित क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए। किनके लिए, इनके जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए भारत का राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब 5वीं अनुसूची में जो जो शामिल है
इनके लिए एक जनजातीय परिषद का प्रावधान भी किया गया है। जनजातीय परिषद, ये भी एक नया तथ्य है, इसको भी साथियों आपको ध्यान में रखना है कि जनजातीय परिषद का गठन जो है किन के लिए किया जाता है, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित किया जाता है। और इस जनजातीय परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे, तो 20 सदस्यों की एक जनजातीय परिषद का गठन का भी प्रावधान है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जनजातीय परिषद का पूछे तो आपको अनुसूची 5 ध्यान में रखना है। और ये किन के संरक्षण की बात करेगी, इन क्षेत्रों के जल, जंगल और जमीन की। इसी प्रकार छठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इनके लिए जनपद का प्रावधान है। इनका प्रावधान है, जनपद का प्रावधान है। और इस जनपद में कितने सदस्य हो सकते हैं, 30 सदस्यों की एक जनपद का प्रावधान है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इस जनपद का काम भी क्या है, जनपद का काम है इन क्षेत्र से संबंधित जो जल, जंगल और जमीन का क्या करना, संरक्षण करना, ये भी इन क्षेत्रों से संबंधित है। क्योंकि ये आदिवासी जो हैं, ये जंगलों में रह रहे हैं, इनके खान पान का सारा सिस्टम जो है वो जंगलों में जो कंदमूल है उन्हीं से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये समाज की अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं है। जैसे आपने साथियों सुना होगा, एक कानून जो है जिसको अपन बोलते हैं टीएसपी क्षेत्र। अलग अलग राज्यों में कुछ क्षेत्रों को टीएसपी क्षेत्र को बनाया जाता है। राज्य विधानमंडल या संसद कोई भी कानून बनाएगी तो वो कानून 2 प्रकार से लागू होगा। एक तो सामान्य कानून जो सब पे लागू होगा, और दूसरा वो कानून जो टीएसपी क्षेत्र में शामिल होगा। कौन से क्षेत्र में लागू होगा, टीएसपी। और टीएसपी क्षेत्र में कुछ छूट प्रदान की जाती है कि ये आदिवासी लोग हैं, ये जनजातीय लोग हैं, इनके लिए विशेष छूट रहेगी। यानी बाकी जो सामान्य कानून बनेगा, दूसरे वाले मामलों में इसमें कुछ क्या प्रदान की जाएगी, शिथिलता प्रदान की जाएगी, इनको छूट प्रदान की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखिए ना। तो कितना खूबसूरत है भारतीय संविधान साथियों। ये आपको इस बात से भली भांति वाकिफ हो गए होंगे कि भारतीय संविधान में जो जनजातीय लोग हैं, क्योंकि आज़ादी के सपने में सबकी ये बात थी कि जब आज़ाद हो जाएंगे तो उनके बाद हमारे लिए क्या प्रावधान होंगे। और संविधान सभा में, आपके संविधान सभा में जयपाल सिंह जो थे, जयपाल सिंह के साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन मुख्यतः जयपाल सिंह जो थे वो अनुसूचित जनजातियों का क्या कर रहे थे, संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रही थी। मैंने जब संविधान सभा के बारे में जिक्र किया तो मैंने कहा पारसी समुदाय का भी अलग नेतृत्व करता थे, जिसे पीएस मोदी के नाम से जानते थे। एंग्लो इंडियन के लिए फ्रैंक एंथोनी थे, और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जयपाल सिंह से। तो जयपाल सिंह ने मांग की, और इस मांग को मानते हुए भारतीय संविधान में 2 अनुसूचियां जोड़ी गई, 5वीं और 6ठी। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। मैंने कहा भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य विधानमंडल या राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति से मांग की जाती है। जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो है ये मांग करेगा किनसे, राष्ट्रपति से, कि हमारे उत्तर प्रदेश के इस जिले के इस तहसील में जो हैं ये गांव जो हैं ये वाकई पिछड़े हुए हैं, यहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं, और उनके लिए इनके लिए आप क्या करें, इन्हें 5वीं अनुसूची में जोड़ दें। तो राष्ट्रपति समय समय पर इनको 5वीं अनुसूची में भी जोड़ता है, और इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। यानी ऐसा कोई क्षेत्र जो 1950 में तो अनुसूचित इस क्षेत्र में शामिल था, लेकिन धीरे धीरे वो समाज की मुख्य धारा में आ गया है, तब उनको टीएसपी अर्थात अनुसूचित क्षेत्र से हटाकर उसको सामान्य क्षेत्रों में शामिल कर देंगे। और समाज की वो क्षेत्र या देश के वे भूभाग जो आज भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित हैं, वो उनको राष्ट्रपति के माध्यम से किनमें, अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। और इनसे संबंधित जो बनने वाले कानून हैं उनमें भी थोड़ी सी क्या प्रदान की जाती है, शिथिलता प्रदान की जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों 6 अनुसूचियों के बारे में अपन बात कर चुके हैं, जिसमें अनुसूची 1 में अपने बात की थी कि भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र अर्थात भारत के राज्य जो भी होंगे इनके नाम, इनकी राजधानियों के नाम, भारत के जो भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे इनके नाम और इनकी राजधानियों के नाम। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का परिचय कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 1 ध्यान में रखना है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। दूसरी के बारे में अपने बात की थी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। मैंने साथ ही कहा कि उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है।
तीसरी जो अनुसूची थी इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बात की थी, लेकिन मैंने कहा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में ऐसे कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ होती नहीं है, ये भी मैंने आपको स्पष्ट क्या क्लियर किया। फिर नंबर 4 में राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की थी कि कौन से राज्यों को कितनी राज्यसभा की सीटें मिलेगी और उनका आधार क्या रहेगा, जनसंख्या। और नंबर 5 और 6 जो हैं ये अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। 5 में पूरे भारत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र हैं और 6 में विशेषतः 4 राज्य हैं जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, यानी अनुसूचियों के पार्ट 2 में, जिसमें 7 से लगाकर 12 जो शेड्यूल हैं इनके बारे में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।